हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन जैसा नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन इज अ कंडीशन ऑफ रप्चर और परफोरेशन ऑफ द एयर ड्रम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे एयर ड्रम में कोई रप्चर हो जाता है या परफोरेशन हो जाता है, उसी कंडीशन को हम आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एयर में जो रप्चर होता है, ये मोस्टली हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका ओटाइटिस मीडिया हो गया, या फिर हमारी इंजरी और जो ट्रॉमा होता है, जो आपकी मोस्टली एक्सटर्नल फोर्स और जहाँ आपके एयर को शार्प इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं, या आपका कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाता है, नॉइस होता है, और आपका जो सर्जरी होता है, इसके थ्रू आपका जो एयर ड्रम होता है, इसमें आपका रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन बोलते हैं। इन दिस टेम्परेरी हेयरिंग लॉस एंड ओकेजनल डिस्चार्ज अगर, और डिएसन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है, इसमें हमको टेम्परेरी हेयर लॉस देखने के लिए मिल सकता है, और ओकेजनली जो एयर डिस्चार्ज होता है, यानी जो हमारा ओटोरिया होता है, वो आपका देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में। फर्स्ट आपका परफोरेशन एट द मार्जिन ऑफ द एयर ड्रम, एंड सेकेंड है आपका सेंट्रल एयर ड्रम परफोरेशन, एंड थर्ड आपका एटिक परफोरेशन ऑफ द एयर ड्रम। तो फर्स्ट हम बात करते हैं परफोरेशन एट मार्जिन ऑफ द एयर ड्रम के बारे में। इट अकर्स एट द मार्जिन ऑफ द एयर ड्रम वेयर द एयर ड्रम एंड एयर कैनाल कम टुगेदर। तो डिएशन जो आपका जहाँ पर कोई एयर ड्रम और जो एयर कैनाल होते हैं साथ में मिलते हैं, तो इसमें जो आपका एयर ड्रम का जो मार्जिन वाला पार्ट होता है, इसमें आपका रप्चर हो जाता है, तो उसको ही हम आपका परफोरेशन एट द मार्जिन ऑफ द एयर ड्रम बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल एयर ड्रम परफोरेशन के बारे में। तो डिएशन जो आपका सेंट्रल जो एयर ड्रम परफोरेशन होता है, ये आपके एयर ड्रम का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है, यानी कोई भी आपकी लोकेशन में आपके डेवलप हो सकता है। द साइज ऑफ द परफोरेशन वराइज फ्रॉम द स्मॉल ओपनिंग टू द टोटल एयर ड्रम परफोरेशन। और डिएशन जो आपका सेंट्रल एयर ड्रम जो परफोरेशन है, इसमें जो आपका परफोरेशन होता है, यानी जो आपका एयर ड्रम में रप्चर हो रहा है, इसमें आपका स्टार्टिंग में तो स्मॉल ओपनिंग रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका जो टोटल एयर ड्रम होता है, यानी आपका जो टोटल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, वो आपका रप्चर हो सकता है, उसमें आपका परफोरेशन हो सकता है। एंड थर्ड टाइप है आपका एटिक परफोरेशन ऑफ द एयर ड्रम। तो डिएशन जो आपका एटिक परफोरेशन होता है एयर ड्रम का, इट अकर्स इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द एयर ड्रम, यानी जो एटिक परफोरेशन होगा, ये आपकी एयर ड्रम की जो सुपीरियर वाला पार्ट होता है, उसमें आपका रप्चर इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में। फॉरेन बॉडीज यूजुअली पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे जो एयर है उसमें आपके कोई फॉरेन बॉडी या आपका कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हमारे एंटर होता है, तो इसके थ्रू भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका कॉज है वो है आपका एज, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो उसके थ्रू भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो आपका रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो डैमेज हो सकता है। जैसे मान लो हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, इसमें आपका मोस्टली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपके जो ओल्डर अडल्ट होते हैं, उनमें भी आपका ये चीज़ देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जेंडर। तो डिएशन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये आपके बोथ जेंडर, जो आपका मेल और जो फीमेल होता है, दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका केयरलेस वाइल रिमूविंग वैक्स बाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कोई भी आपका पर्सन होता है वो आपको केयरलेसली आपके जो एयर वैक्स होता है उसको रिमूव करता है, तो उसके थ्रू भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो कॉज है वो आपका है स्कल फ्रैक्चर और हेड ट्रॉमा में टियर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी जो आपका स्कल फ्रैक्चर हो यानी हेड ट्रॉमा होता है, यानी जिससे कि आपका ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाती है, तो इसके थ्रू भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो टियर हो सकता है, इसमें आपका डैमेज हो सकता है। एंड नेक्स्ट आपका है हॉर्स लाइक फ्लाई इनटू द एयर, यानी मान लो कोई हमारा वेल्डर्स है, वेल्डर वर्कर है, वो आपकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपका यूज़ नहीं कर रहा है, तो जो वेल्डिंग्स होती है उसके थ्रू जो आपका आपके स्पार्क निकलता है वो आपके एयर में एंटर हो गया, तो उसके थ्रू भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें आपका थर्मल इंजरी हो जाती है और आपका रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट कॉज है इनडायरेक्ट फोर्स लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मान लो कोई क्या है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कोई आपका उसमें से आपका फोर्सली आपके एयर में प्रेशर पड़ गया है कोई स्पोर्ट्स से, तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता आपका वायलेंस, यानी मान लो कोई पर्सन है वो आपकी फैमिली में कोई वायलेंस करता है, ठीक है, मारपीट करता है, तो उसके थ्रू भी हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है आपका बैरोट्रोमा फ्रॉम एक्सप्लोजन, स्कूबा डाइविंग एंड एयर ट्रैवल। मान लो क्या है कोई एक्सप्लोजन हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कि आपका जो स्कूबा डाइविंग होती है और जो एयर ट्रैवल होता है, इसके थ्रू आपका जो बैरोट्रोमा होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। और डिएसन जो आपका बैरोट्रोमा होता है, इसमें हमारे एयर स्पेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके बीच में और जो आपका आउटर इन्वायरमेंट में आपका जो वाटर है या एयर है, इनके जो प्रेशर है उसमें आपका डिफ्रेंसिएशन आता है,
तो उसके थ्रू भी आपका जो बैरल ट्रॉमा होता है डेवलप हो जाता है, इसको ही हम आपका बैरल ट्रॉमा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनर एयर ट्रॉमा। मान लो क्या है, कोई इनर एयर है, उसमें आपका ट्रॉमा हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसके थ्रू भी आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द हैंड स्लैप एंड फॉलिंग इन वाटर। मान लो कोई पर्सन है, किसी पर्सन के साथ फाइट होने पे या कोई अदर वजह से, अदर रीजन से कोई स्लैप कर देता है कोई दूसरे पर्सन को, तो उससे आपका जो एयर है उसमें आपको प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है आपका ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी। मान लो कोई पेशेंट है, उसके जो ऑसिकल्स हैं यानी जो एयर की बोन्स होती हैं उसमें आपकी कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है या कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो इसके थ्रू भी आपका जो एयर ड्रम होता है रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका कॉज है वो आपका है फेशियल नर्व इंजरी। मान लो कोई पेशेंट है, उसके फेशियल नर्व में आपकी इंजरी हो जाती है, तो उससे पेशेंट में आपका जो फेशियल पाल्सी है यानी जो फेशियल नर्व है या फेशियल मसल्स होती हैं उसमें आपका पैरालिसिस हो सकता है, जिसके थ्रू आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो आपका है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व इंजरी। तो डिएशन जो आपका कॉर्डा जो टिम्पैनी होता है ये आपका एक फेशियल नर्व की ही ब्रांच है। मान लो इसमें भी आपकी इंजरी हो गई है, तो इसके थ्रू भी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो हमारा जो मिडिल एयर है उसमें आपका इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपका ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो जाता है, तो इसके थ्रू भी हमारा जो एयर ड्रम होता है रप्चर हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो कॉज है वो आपका है ट्रॉमा एंड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो हमारे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था या आपका जो ओटाइटिस एक्सटर्ना था, इसके जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके थ्रू भी हमारा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका वेल्डिंग स्पार्क्स, यानी जो आपके वेल्डर्स होते हैं जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो आपकी स्पार्किंग निकलती है वो आपकी जब एयर में एंटर हो जाता है, तो उसके थ्रू जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें डायरेक्टली थर्मल इंजरी हो सकती है, तो उसके थ्रू आपका ये डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आपका प्रायर एयर सर्जरी। मान लो पहले कोई पेशेंट है उसकी एयर सर्जरी हुई है, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के बारे में। ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर यानी जो आपके कॉजेज थे, इसके थ्रू हमारी जो एक्सटर्नल और जो आपका मिडिल एयर होता है इसमें जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं इसमें आपके रैपिडली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसके अक्रॉस में, इसके सराउंडिंग में आपका जो प्रेशर होता है उसमें आपका डिफरेंसेस आने लग जाता है। और ड्यूरेशन जब भी आपका प्रेशर चेंजेस होने लग जाते हैं, आपका प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज भी होता है, तो जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें डायरेक्टली पेनिट्रेशन हो जाता है, जिससे जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है रप्चर हो जाता है और पेशेंट में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं यानी जो आपके साइन सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। तो डिएसएस में पेशेंट में हमको आपका ओटेल्जिया देखने को मिलेगा, यानी पेशेंट में एयर पेन की जो कंडीशंस होती हैं वो आपका देखने को मिलती है। एंड ब्लड टिन डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर, यानी जो पेशेंट का एयर होगा उसमें से आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, यानी ओठोरिया की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकती है। एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द एयर, इसके अलावा पेशेंट को एयर में फुलनेस फील होगा। हेयरिंग लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो डिएसएम पेशेंट में जो आपके हेयरिंग लॉस होगा उसमें आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और आपका मिक्स्ड हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में टाइनिटस होगा। तो डिएसएम जो टाइनिटस होता है इसका मीनिंग होता है आपका रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर, यानी जब भी आपके एयर में रिंगिंग सेंसेशन फील होता है उसको आपका टाइनिटस बोलते हैं। वर्टिगो देखने को मिलेगा पेशेंट में और आपका एयर नॉइस या बूजिंग आपका फील होगा पेशेंट को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, यानी जो आपके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के, इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन परफॉर्म करते हैं और आपका पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा पेशेंट का हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं ताकि जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको प्रॉपर्ली हम विजुलाइज कर सकें और एग्जामिन कर सकें। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो आपका इंजरी है यानी आपको जो परफोरेशन है उसके लेवल को आपका मेजर करने के लिए हम टिम्पैनोग्राम आपका टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपका जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है या आपका कोई अदर टाइप का हेयरिंग लॉस है, उसको चेक करने के लिए पेशेंट का ऑडियोग्राम जो टेस्ट होता है यानी ऑडियोमेट्री जो टेस्ट होगा वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद स्मॉल टॉन एंड होल विल हील विदाउट ट्रीटमेंट यूजुअली विद इन 6 to 8 वीक। तो डिएशन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर आपका स्मॉल होल है या स्मॉल डैमेज है, तो ये यूजुअली आपके 6 to 8 वीक में यानी 2 मंथ के अंडर आपका विदाउट एनी ट्रीटमेंट आपका रिकवर हो जाता है। इफ़ acute perforation with infection or otorrhea, advise the patient to keep the air dry and clean। तो मान लो पेशेंट में आपका एक्यूट परफोरेशन है
और साथ में इन्फेक्शन और ओटोरिया प्रेजेंट है यानी एबनॉर्मल डिस्चार्ज प्रेजेंट है, तो ऐसे पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो एयर है उसको हमेशा ड्राई रखना है और आपका क्लीन रखना है। एंड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इसके अलावा जो आपका इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को जो एंटीबायोटिक थेरेपीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं, वो आपका प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका सल्फेसिटामाइड जो ड्रग्स होती हैं एंड प्रीडेनिसोलोन होती है, सिप्रोडेक्स होती है, और जो ओफ्लुक्सासिन जो ड्रग्स होती हैं वो पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। एंड डू नॉट यूज जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन ड्रॉप्स बिकॉज दीज ड्रग्स ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स। तो डिसेंस के अलावा जो आपके जेंटामाइसिन्स होते हैं और जो टोब्रामाइसिन जो ड्रॉप्स होती हैं इसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों जो ड्रग्स होते हैं ये आपकी ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स होती हैं जो आपके एयर को डैमेज कर सकते हैं। एंड अवॉइड वाटर गेटिंग इनटू द एयर बाय प्लग कॉटन सपोर्टेड विद द वैसलीन वाइल शावरिंग एंड वॉशिंग एयर। इसके अलावा मान लो हम आपका शावरिंग ले रहे हैं या बाथिंग कर रहे हैं, आपके हेयर वॉश कर रहे हैं, तो इस टाइम में हमारे जो वाटर होता है आपके एयर में मोस्टली एंटर हो सकता है। तो जो आपका वाटर है उसको एयर में एंटर होने से प्रोटेक्ट करना है, अवॉइड करना है, और साथ में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एयर प्लग होते हैं यानी जो आपके कॉटन के रहते हैं, और साथ में उसका वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एयर है उसमें आपका वाटर एंटर ना हो पाए। अवॉइड स्विमिंग अंटिल इट हील, जब तक आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिकवर नहीं हो जाता तब तक जो स्विमिंग है उसको अवॉइड रखना है। इसके अलावा जो आउटर एयर कैनाल होता है इसको सेफ इफेक्टिव वे में एसेप्टिकली ड्राई और क्लीन रखने के लिए 70% आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होता है इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसे प्रिवेंट करना है, नेजल ब्लो को आपका प्रोहिबिट करना है। इसके अलावा जो हमारा एयर ड्रम होता है, मान लो ये आपका रप्चर हो गया तो उसको हील होने में आपका 3 से 4 वीक लग जाते हैं, तो इसके लिए जो एयर ड्रॉप्स होते हैं वो आपका प्रोहिबिट करना है। इफ़ 3 मंथ्स लेटर परफोरेशन स्टिल एग्जिस्ट सर्जरी इज इंडिकेटेड, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को 3 मंथ हो चुके हैं इसके बाद भी आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है और जो परफोरेशन है प्रेजेंट है, तो इसके बाद जो सर्जरी होती है वो इंडिकेट की जाती है, सर्जरी परफॉर्म की जाती है इसको रिकवर करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है इसकी जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसके बारे में। तो फर्स्ट जो सर्जरी है वो आपका है टिम्पैनोप्लास्टी। इट इज़ द सर्जिकल करेक्शन ऑफ द परफोरेटेड एयर ड्रम, यानी जो आपका परफोरेटेड जो एयर ड्रम होता है उसको सर्जिकली हम आपका इसमें ग्राफ्ट करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता आपका मेरेंजियोप्लास्टी, क्लोजर ऑफ द परफोरेशन। तो डिएक्शन जो आपका मेरेंजियोप्लास्टी होता है इसमें जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हुआ होता है उसको आपका क्लोज कर देते हैं, प्लग कर देते हैं। नेक्स्ट आपका ऑस्टिकुलोप्लास्टी, इट इज़ डन इफ द एयर ऑस्टिकल्स आर ऑल्सो डैमेज ड्यू टू ट्रॉमा और इन्फेक्शन। और जैसे मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका ट्रॉमा और जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से जो आपके एयर ऑस्टिकल्स हैं यानी जो एयर बोन्स हैं वो डैमेज है, तो इसको रिपेयर करने के लिए ऑस्टिकुलोप्लास्टी किया जाता है। एंड ऑस्टिकल्स आर रिप्लेस्ड एदर यूजिंग प्रोस्थेटिक डिवाइस और यूजिंग बोन फ्रॉम द डोनर। इसके अलावा जो आपके ऑस्टिकोप्लास्टी है इसमें जो आपके ऑस्टिकल्स जो रिपेयर किए जाते हैं, रिप्लेस भी हमारे किए जाते हैं, प्रोस्थेटिक डिवाइस होती है एक आर्टिफिशियल हमारे में बोन्स लगाई जाती हैं, या फिर आपके जो डोनर होते हैं उससे आपका बोन कैरी किया जाता है उसमें प्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके बारे में। तो डिसेंस मान लो कोई पेशेंट में आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन था वो आपका प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो पाया, तो ऐसे पेशेंट में हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो आपके एयर ऑसिकल्स थे यानी जो आपके एयरबोन होते हैं वो आपकी डैमेज हो सकते हैं। पेशेंट में मास्टोडाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है और पेशेंट में हेयरिंग लॉस भी आपका डेवलप हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।